दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला अपने भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए बैठा है। पर 2018 की जुलाई की एक सुबह दिल्ली की एक साधारण सी कॉलोनी बुराड़ी ने ऐसी कहानी दुनिया के सामने रखी जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। ये कहानी है भाटिया परिवार की, एक ऐसा परिवार जो बाहर से एकदम सामान्य, खुश, मेहनती और संस्कारी दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक उलझन में फंस चुका था जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। पहला अध्याय, एक सामान्य परिवार की झलक। संतनगर बुराड़ी में स्थित भाटियाओं की भगवती देवी स्टोर इलाके की जानी पहचानी दुकान थी। परिवार में कुल 11 लोग, दादी, 3 बेटे, उनकी पत्नियां, बच्चे, सब एक ही छत के नीचे रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक ये परिवार मिलनसार था, धार्मिक जरूर था पर उग्र नहीं, आर्थिक रूप से स्थिर था। परिवार में किसी तरह का झगड़ा, तकरार या तनाव नजर नहीं आता था। लोग कहते थे, ऐसा परिवार देखकर तो मन खुश हो जाए। सब साथ रहते थे, सब काम करते थे और किसी को उनसे कभी शिकायत नहीं रही। पर जो कहानी ऊपर से साफ दिखती है, शायद ही वो कभी पूरी सच्चाई होती है। दूसरा अध्याय, जुलाई 2018 की वो सुबह। 1 जुलाई 2018 की सुबह, बगल की दूध वाली आती है, दरवाजा खटखटाती है पर कोई जवाब नहीं। दुकान का शटर रोज की तरह 5 बजे खुल जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन बंद था। कुछ ही देर में मोहल्ले के लोग इकट्ठे होने लगे। एक पड़ोसी ने कहा, इतना शांत परिवार, ये कैसे सो सकता है? आखिरकार एक रिश्तेदार और कुछ पड़ोसी अंदर जाते हैं और फिर जो नज़ारा दिखता है वो पूरे देश के लिए एक भयावह रहस्य बन जाता है। वहां 11 लोगों के निर्जीव शरीर मिलते हैं। घर की दीवारों पर कुछ अजीब नोट्स, रजिस्टर और निर्देश लिखे थे, मानो कोई आध्यात्मिक प्रयोग चल रहा हो। लेकिन ध्यान रहे, मैं यहां किसी भी ग्राफिक विवरण में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि दृश्य बेहद विचलित करने वाला था। तीसरा अध्याय, पुलिस की शुरुआती जांच। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। पहले शक हुआ, क्या यह सामूहिक हत्या है? क्या कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया था? क्या घर में चोरी या जबरन प्रवेश हुआ? लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस को ऐसे सबूत मिले जो कहानी को दूसरी दिशा में ले जाते थे। मिली हुई चीजें: 11 रजिस्टर, हस्तलिखित नोट्स, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक निर्देश, परिवार के रूटीन और आचार विचार का विस्तृत लेखा जोखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये रजिस्टर पिछले 11 साल से लिखे जा रहे थे। रजिस्टर में लिखा मिला, यदि मन शुद्ध होगा तो परमात्मा मदद करेगा, आंखें बंद न हो, सब कुछ जैसा बताया है वैसा ही होना चाहिए। अब केस एकदम नई दिशा में चला गया। चौथा अध्याय, रहस्यमय रजिस्टर। इन रजिस्टरों ने पुलिस, मीडिया और पूरे देश को चौंका दिया। रजिस्टरों में लगभग हर दिन का विवरण था, किसका व्यवहार कैसा था, कौन साधना कर रहा है, किसकी मानसिक स्थिति कैसी है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात थी निर्देशों का मिलना। ऐसे निर्देश जैसे कोई ऊपर से आने वाली शक्ति दे रही हो। परिवार के लोगों का विश्वास था, पूर्वजों की आत्माएं परिवार के मुखिया ललित के माध्यम से संवाद करती हैं। ललित शांत स्वभाव का, मेहनती और जिम्मेदार था, लेकिन उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वो अंदर से बहुत बदल गया था। बोलचाल कम, आध्यात्मिक लगाव अधिक। पर क्या ये लगाव धीरे धीरे एक भ्रम बन गया? पांचवां अध्याय, ललित की मनोस्थिति। पुलिस ने मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की। कई विशेषज्ञों ने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर यानी साझा भ्रम सिंड्रोम कहा। इसमें एक व्यक्ति किसी भ्रम का शिकार हो जाता है और उसका पूरा परिवार उस भ्रम को वास्तविक मानने लगता है। ललित को लगता था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। वो कहता था कि पिता उसे निर्देश देते हैं, परिवार को बचाने के लिए, आत्मिक शुद्धता के लिए और किसी बड़े चमत्कार के लिए। कारोबार अच्छा चल रहा था, परिवार संयुक्त था, सब खुश थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि धीरे धीरे पूरा परिवार एक मानसिक जाल में फंसता जा रहा है। छठा अध्याय, अंतिम रात की कहानी। रजिस्टर बताता है कि परिवार को विश्वास था कि वे एक आध्यात्मिक प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि यह कोई अंत नहीं, यह एक प्रयोग है, उन्हें परम शक्ति की कृपा मिलेगी, अगले दिन सब कुछ सामान्य हो जाएगा। रजिस्टर में लिखा था, मत डरना, अंतिम समय में देवी देवता तुम्हें बचा लेंगे। ये एक छोटी सी परीक्षा है। यह पढ़कर विशेषज्ञों ने कहा, परिवार को शायद सचमुच विश्वास था कि वे मृत्यु की ओर नहीं बल्कि किसी चमत्कारी अनुभव की ओर जा रहे हैं। सातवां अध्याय, समाज की प्रतिक्रिया। जैसे ही खबर फैली, पूरे देश में हलचल मच गई। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर अखबार, सब इसी मामले की बात कर रहे थे। लोग पूछ रहे थे, इतने पढ़े लिखे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं?
पूरा परिवार एक साथ कैसे एक ही बात पर विश्वास कर सकता है? कोई भी एक व्यक्ति भी क्यों नहीं रुका? क्या किसी ने मदद मांगी? पर जवाब बहुत दुखद थे। परिवार इतना संयुक्त था कि एक की सोच ही सबकी सोच बन गई। एक का भ्रम सबका भ्रम बन गया। 8वां अध्याय, परिवार के पड़ोसी और रिश्तेदार। जिन लोगों ने उन्हें जीवन भर देखा था वे सदमे में थे। एक पड़ोसी बोला, इनसे खुश रहने की कला सीखनी चाहिए थी और आज ये खबर मिली। एक रिश्तेदार ने कहा, कुछ भी अजीब नहीं दिखता था, न कोई झगड़ा, न तनाव, न विपत्ति। यही इस घटना का सबसे दुखद और रहस्यमय पहलू है। परिवार पूरी तरह सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था और इसे कोई समझ ही नहीं पाया। 9वां अध्याय, पुलिस निष्कर्ष। महीनों की जांच पड़ताल के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह सामूहिक हत्या नहीं थी, यह सामूहिक आत्महत्या भी नहीं थी। यह एक प्रकार का साझा भ्रम था। परिवार किसी आध्यात्मिक प्रयोग में यह मान बैठा था कि वे वापस आ जाएंगे। अंतिम नोट्स में कल फिर मिलेंगे जैसी बातें लिखी थीं जो बताती हैं कि परिवार को सच में लगता था कि अगले दिन वे सुरक्षित उठ खड़े होंगे। 10वां अध्याय, मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोचिकित्सकों के अनुसार यह मामला परफेक्ट ग्रुप थिंक का उदाहरण है। एक करिश्माई व्यक्ति, इस मामले में ललित, अनजाने में पूरे परिवार की सोच पर हावी हो गया। परिवार में गहरी भावनात्मक एकता थी। सबको लगा कि वे एक पवित्र कार्य कर रहे हैं। यह एक सामूहिक मानसिक ट्रांस जैसा था जहां तर्क, डर और वास्तविकता सब खो जाते हैं। 11वां अध्याय, समाज के लिए सबक। बुराड़ी कांड हमें यह सिखाता है। 1. मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। 2. धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास गलत नहीं, पर अति हमेशा खतरनाक होती है। 3. परिवार में एक दूसरे से खुलकर बात करना बेहद जरूरी है। 4. कभी कभी बहुत शांत परिवार सबसे ज्यादा अंदरूनी तनाव में होता है। 5. यदि कोई व्यक्ति भ्रमजन्य अनुभव बताता है तो उसे नजरअंदाज न करें। 12वां अध्याय, अंत नहीं, चेतावनी है। बुराड़ी कांड सिर्फ एक घटना नहीं, यह एक चेतावनी है। यह याद दिलाता है कि मनुष्य का मन कितना जटिल है। एक भ्रम, एक विश्वास, एक गलत समझ और पूरा परिवार, पूरा जीवन, पूरी दुनिया बदल सकती है। आज भी उस घर को देखते ही लोग सिहर उठते हैं। पर असल सवाल घर का नहीं, हमारी समझ का है। क्या हम अपने आसपास ऐसे संकेत पहचान पा रहे हैं? क्या हम समय रहते एक दूसरे